डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बारामती में अजित पवार का पूरे राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार। चाचा शरद पवार, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र और अन्य राज्यों के बड़े नेता हुए शरीक। महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिनों के राजकीय शोक की घोषणा। बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने मीडिया को किया संबोधित। कहा, हम टेक्नोलॉजी और विकास की जुगलबंदी करेंगे, मानव केंद्रित विकास पर रहेगा जोर। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। 2012 की यूजीसी रेगुलेशन लागू किए जाने का दिया आदेश। केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी। दिल्ली के विजय चौक में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में दिखी शानदार सैन्य परंपरा की झलक। पीएम मोदी, राष्ट्रपति मौजूद। भारतीय वाद्य तंत्र का भी हुआ इस्तेमाल। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सर्वे से पहले अपने संबोधन में कहा है कि देश का ध्यान इस समय केंद्रीय बजट पर केंद्रित होना स्वाभाविक है, क्योंकि बजट देश की आर्थिक दिशा और विकास की प्राथमिकताओं को तय करता है। लेकिन सरकार की पहचान केवल बजट तक सीमित नहीं है। बीते वर्षों में सरकार ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की नीति के जरिए देश के विकास को नई गति दी है। पीएम ने कहा कि अब भारत सुधारों की रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सुधारों की यात्रा केवल सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि संसद के सभी सदस्यों के सकारात्मक सहयोग से इसे लगातार मजबूती मिल रही है। पीएम मोदी ने देश के विकास के दीर्घकालिक लक्ष्य पर भी बात कही। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का पहला चौथाई हिस्सा पूरा हो चुका है और अब अगले चरण की शुरुआत हो रही है। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अगले 25 साल का यह दौर बेहद महत्वपूर्ण होगा। मोदी ने कहा कि हम टेक्नोलॉजी और विकास की जुगलबंदी करेंगे। प्राथमिकता व्यवधान नहीं, समाधान है। लॉस्ट माइल डिलीवरी में सफलता पाई है कि हम क्वालिटी पर बल दें। हम अब जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाए, तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के पैसे ही कमाते तो नहीं, क्वालिटी के कारण से हम उनका दिल जीत लेते हैं और वो लंबे अरसे तक प्रभाव रहता है उसका। हम टेक्नोलॉजी के साथ स्पर्धा भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को आत्मसात भी करेंगे, हम टेक्नोलॉजी के सामर्थ्य को स्वीकार भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को जरा भी कम नहीं आंकेंगे। हम संवेदनशीलता के महत्व को समझते हुए टेक्नोलॉजी की जुगलबंदी के साथ आगे बढ़ने के व्यू के साथ आगे सोचेंगे। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। आज भूमिका व्यवधान के माध्यम से रोते बैठने की नहीं है, आज हिम्मत के साथ समाधानकारी निर्णयों का कालखंड है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते को पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह समझौता देश के उज्जवल भविष्य और भारतीय युवाओं के लिए नई संभावनाओं का संकेत है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह समझौता आत्मविश्वासी, प्रतिस्पर्धी और उत्पादक भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि मौजूदा तिमाही की शुरुआत बेहद सकारात्मक रही है और आज आत्मविश्वासी भारत दुनिया के लिए उम्मीद का किरण बनकर उभरा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को
लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। इसमें कहा गया कि आरटीआई कानून केवल जिज्ञासा शांत करने या सरकार पर बाहरी निगरानी थोपने का माध्यम नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की भागीदारी को मजबूत करना है। सर्वेक्षण में यह भी जोर दिया गया कि गोपनीय दस्तावेजों और नीति निर्माण से जुड़े आंतरिक विमर्श की सुरक्षा जरूरी है। ऐसे दस्तावेजों के समय से पहले सार्वजनिक होने से शासन व्यवस्था की प्रभावशीलता और निर्णय प्रक्रिया पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। इसलिए आरटीआई कानून के प्रावधानों में संतुलन और स्पष्टता लाने की जरूरत बताई गई है। आर्थिक सर्वेक्षण में सूचना का अधिकार यानी आरटीआई कानून 2005 की समीक्षा की सिफारिश की गई है। सर्वेक्षण में कहा गया कि आरटीआई को उसकी मूल भावना बनाए रखते हुए आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार संतुलित किया जाना चाहिए। खासतौर पर निर्णय लेने से पहले के ड्राफ्ट दस्तावेजों और आंतरिक विचार विमर्श को सार्वजनिक किए जाने से प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों में विसंगतियां पाई हैं। नियमों के अनुसार जातिगत भेदभाव की परिभाषा केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के खिलाफ भेदभाव तक सीमित है। हालांकि भेदभाव की परिभाषा में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, विकलांगता आदि के आधार पर भेदभाव शामिल है। कोर्ट ने कहा कि यह विसंगति खतरनाक हो सकती है और इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, हमें नहीं पता कि 75 साल की स्वतंत्रता के बाद हम एक वर्गहीन समाज बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग अलग छात्रावासों की व्यवस्था करना और अलग अलग जातियों के आधार पर भेदभाव करना खतरनाक हो सकता है। कोर्ट ने यूजीसी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को तय की है। तब तक यूजीसी के नए नियमों पर रोक रहेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है जो नियमों की समीक्षा करेगी और सुझाव देगी। जस्टिस जय माल्या बागची ने सवाल उठाया कि जब रेगुलेशन के 3E में डिस्क्रिमिनेशन के लिए बात की गई तो फिर 3C की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा, हम विश्वविद्यालयों में एक स्वतंत्र और न्याय संगत वातावरण बनाना चाहते हैं। हमें कोई कारण नहीं मिलता जब 3E जैसा यह था 3C कैसे प्रासंगिक हो जाता है, यह क्या एक अतिरेक है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियम पर रोक लगाई। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए 2012 का यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसको लागू किए जाने का आदेश दिया। यूजीसी ने जनवरी में नए नियम जारी किए थे जो शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। इन नियमों के तहत शैक्षणिक संस्थानों को समान अवसर केंद्र और समता समिति स्थापित करनी थी जो भेदभाव की शिकायतों की जांच करेगी। हालांकि कुछ लोगों ने इन नियमों को एक तरफा और भेदभावपूर्ण बताया और कहा है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से यूजीसी के नए नियमों पर रोक लग गई है और यह मामला अब आगे की सुनवाई के लिए तैयार है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह इस मामले में एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर सकता है जो नियमों की समीक्षा करेगी और सुझाव देगी। यह मामला अब 19 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। कि एक कमेटी यहाँ पे गठित की जाए, जिस कमेटी के अंदर जो लीगल एक्सपर्ट हों वो होने चाहिए, जो एक्टिविडेशन हों वो होने चाहिए, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो इस सस्पेक्ट के बारे में नॉलेज रखते हैं वो होने चाहिए। उसको लेकर कमेटी बने और रूल रेगुलेशन को दोबारा से देखा जाए और ऐसे रूल रेगुलेशन बनाए जाए जो समाज के लिए, हमारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और बच्चों के लिए सही हो और समानता के अधिकार को मैनेज करें। अब अगली सुनवाई जो रेगुलेशंस आए इससे मामला और बिगड़ने की तरफ जाएगा, क्योंकि हम एक सोसाइटी ऐसी बनाना चाहते हैं जिसमें टोटल कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो। और जिस तरह से हॉस्टल्स के बारे में बात कही जा रही है, हॉस्टल्स को डिवाइड किया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ों से कभी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं खत्म होगा। कोर्ट ने इंटरकास्ट मैरिज की भी बात कही कि इंटरकास्ट मैरिज आजकल हो रही हैं और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो टोटली, ये हम सब मानते हैं।
कोई नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी आदमी को ऑप्रेस करे या किसी से कोई जातिगत भेदभाव करे या उस पर टीका टिप्पणी करे, पर ये सब पे लागू होना चाहिए। अगर आप एक कम्युनिटी को ऑप्रेसर मान रहे हैं और दूसरी कम्युनिटी को ऑप्रेस मान रहे हैं तो ये आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 का वायलेशन है और ये सारी बातें हम कोर्ट में लेके गए। जहां यूसीजी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगा दी है, वहीं इस बीच अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का भी बयान इस पर आया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी बात रखी। सपा चीफ अखिलेश यादव ने लिखा, सच्चा न्याय किसी के साथ अन्याय नहीं होता है, माननीय न्यायालय यही सुनिश्चित करता है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा, कानून की भाषा भी साफ होनी चाहिए और भाव भी, बात सिर्फ नियम नहीं नियत भी होती है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने फिर दोहराया कि ना किसी का उत्पीड़न हो, ना किसी के साथ अन्याय हो, ना किसी पर जुल्म ज्यादती की जाए, ना किसी के साथ नाइंसाफी। यूजीसी के मामले में जो बात निकल कर आ रही है, हमारा मानना है कि दोषी ना बचे और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो। इससे पहले भी 2012 में रेगुलेशन आए थे। हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे तमाम कानूनों के बावजूद समय समय पर भेदभाव होता है। जो यूजीसी के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय न हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आगे नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में भारत को सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क मिलने की बात कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में मेट्रो निर्माण नहीं होने दे रहे हैं। दिल्ली सरकार का बजट आने वाला है। अभी आपने राष्ट्रपति जी के भाषण में सुना कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बिछाई है, भारत बिछा रहा है। आप बताइए, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा समाजवादी पार्टी ने बिछाई, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने बिछाई। इन्होंने कौन सी मेट्रो बिछाई बताओ। हमारे लखनऊ के मुख्यमंत्री बहुत आगे हैं, सड़क वाली मेट्रो नहीं बना रहे हैं, कोई पानी वाली मेट्रो बना रहे हैं। अब सोचो, पानी में मेट्रो चलेगी, सड़क पे चला नहीं पा रहे हो, यहाँ बढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ जोड़ नहीं पा रहे, न नौकरी दे रहे, रोजगार दे रहे, महंगाई बढ़ा रहे हो। अगर पानी में मेट्रो चलाएंगे और जो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बनी है देश में, तो प्रधानमंत्री जी क्या मेट्रो बनाने नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने मेट्रो बनाने के लिए डीपीआर दिया था, बजट दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री क्या मेट्रो नहीं बनने दे रहे, और प्रधानमंत्री भाषण लिख के दे रहे हैं राष्ट्रपति को कि पढ़िए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो भारत में बन रही है, और अपने क्षेत्र में मेट्रो नहीं बना पा रहे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खोला है। कैबिनेट बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा अहम प्रस्तावों पर मोहर लग गई है, जिसमें बड़ा तोहफा शिक्षा जगत को मिला है। इससे 8 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। योगी कैबिनेट की इस बैठक के बाद अब यूपी के माध्यमिक और प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक और कर्मचारी अपनी बीमारी के इलाज के लिए पैसों की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। सरकार ने प्रदेश के करीब 10 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज के द्वार खोल दिए हैं। माध्यमिक शिक्षा के एडिट और सेल्फ फाइनेंस स्कूलों को लाभ। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में भी नियम लागू। शिक्षा मित्र, अनुदेशक और विशेष शिक्षक भी शामिल। कस्तूरबा गांधी विद्यालय की वार्डन और रसोइयों को भी सुविधा। आश्रित परिवार के सदस्यों को भी मिलेगा मुफ्त उपचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक दिवस पर जो वादा किया उसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। सीएम ने स्पष्ट कहा कि शिक्षक राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है और उन्हें स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त करना सरकार का कर्तव्य है। मेरठ जनपद के तहसील मवाना के ग्राम नगला गोसाई में पूर्वी पाकिस्तान व बांग्लादेश से विस्थापित
107 परिवार झील की भूमि पर अवैध रूप से निवासरत हैं। इन 107 परिवारों में से 8 परिवार विगत कई वर्ष से अनियंत्रित रोजगार हेतु निवासरत हैं। वर्तमान में 99 परिवार निवासरत हैं। इनको भी पुनर्वासित किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। प्रति परिवार आधा एकड़ भूमि आवंटित कर पुनर् किया जाएगा। जहां महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। पुणे जिले के बारामती में विद्या प्रतिष्ठान मैदान में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। अजित पवार का अंतिम संस्कार विद्या प्रतिष्ठान के खेल मैदान में करीब 12:10 पर किया गया। इससे पहले लगभग 6 किलोमीटर लंबी अंतिम यात्रा सुबह 9 बजे शुरू हुई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के पार्थिव शरीर को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर उनके गांव काटेवाड़ी से अंतिम संस्कार के लिए बारामती लाया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। पिता अजित पवार को अंतिम विदाई देने के बाद बेटे पार्थ और जय वहां उपस्थित लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस दुख की घड़ी में पूरा महाराष्ट्र पवार परिवार के साथ खड़ा रहा। अजित पवार के अंतिम संस्कार में हजारों लोग मौजूद रहे। अमित शाह से लेकर नितिन गडकरी तक कई दिग्गज नेता भी अजित पवार के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। बारामती में अजित पवार को श्रद्धांजलि देने के लिए कई बड़े नेता पहुंचे। आखिर झलक पाने के लिए वीवीआईपी का तांता लगा हुआ। सीनियर नेताओं की लिस्ट में अमित शाह, एकनाथ शिंदे, नितिन गडकरी, राज ठाकरे, नितिन नवीन और प्रमोद सावंत सहित कई नेताओं की मौजूदगी देखी गई। गणतंत्र दिवस उत्सव का औपचारिक समापन करने वाला बीटिंग रिट्रीट समारोह विजय चौक पर भव्य रूप से आयोजित किया गया। सैन्य परंपरा, अनुशासन और भारतीय संगीत के सम्मोहक मेल वाले इस कार्यक्रम को देखने के लिए हर साल देश दुनिया की निगाहें दिल्ली पर टिकी रहती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में होने वाले इस आयोजन में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों नेताओं के प्रमुख शामिल रहे। बीटिंग रिट्रीट सदियों पुरानी सैन्य परंपरा है। पहले युद्ध के समय शाम ढलते ही बुगुल बजाकर सैनिकों को लड़ाई रोककर शिविर में लौटने का संकेत दिया जाता था। इसी परंपरा को आज सैन्य संगीत और संयुक्त बैंड की प्रस्तुतियों के रूप में निभाया जाता है। यूपी प्रदेश के स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बीते वर्ष 28 अगस्त को संपन्न विभाग की समीक्षा बैठक में संपत्ति पंजीकरण में शरण व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली रजिस्ट्री को रोकने के लिए आधार प्रमाणीकरण लागू किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए। नई नियमावली के अंतर्गत आधार संख्या धारकों की पहचान KYC के माध्यम से होगी। आधार प्रमाणीकरण की व्यवस्था 1 फरवरी से लागू की जाएगी, जिससे पक्षकारों और गवाहों की पहचान का सत्यापन होगा। यही व्यक्ति है, हमने इसे पैसा लेन देन तय कर लिया है। मैं केवल अपनी बातों को यहाँ करा रहा हूँ रजिस्टर। लेकिन देखा जा रहा था कि भारी संख्या में शिकायतें मिलती थी। वह व्यक्ति मौके पर न रह करके कोई और व्यक्ति बन करके रजिस्ट्री करता था। अब 1 तारीख से उत्तर प्रदेश में हर रजिस्ट्री में आधार के बेस पर चेक किया जाएगा। माना कोई व्यक्ति राम बन करके आया है और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कर रहा है, तो यही व्यक्ति राम है कि नहीं है, इस बात के लिए उसकी आधार कार्ड तो लगती थी, लेकिन जो प्रमाणित नहीं होता था। अब क्या करेंगे कि उसके अंगूठा लगा करके हम क्रॉस चेक कराएंगे। उसके क्रॉस चेक में जो आधार पर उसके पूरी डाटा है इकट्ठा, उसका नाम, उसका लोकेशन, उसका निशान, सब कुछ उसमें आ जाएगा। तब रजिस्ट्री हम लोग करेंगे। उससे क्या हुआ कि किसी के व्यक्ति के नाम पर कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर के जो रजिस्ट्री करता था, उससे यह रुक जाएगा।
मुंबई की ऐतिहासिक जहांगीर आर्ट गैलरी में फोटोग्राफी प्रेमियों के लिए एक खास प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रसिद्ध फोटोग्राफर झूमा दत्ता के कैमरे से खींची गई तस्वीरों को कला प्रेमियों के समक्ष पेश किया गया। मुंबई की जहांगीर आर्ट गैलरी में द फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित मेंबर्स एनुअल एग्जीबिशन का भव्य उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रसिद्ध फोटोग्राफर झूमा दत्ता की चुनिंदा और बेहतरीन फोटोग्राफ्स प्रदर्शित की गई हैं। उनकी फोटोग्राफी में समाज, जीवन, प्रकृति और मानवीय भावनाओं का सशक्त और प्रभावशाली चित्रण देखने को मिलता है। झूमा दत्ता की तस्वीरें दर्शकों को देश विदेश की प्राकृतिक सुंदरता और एकांत के सुकून का अनुभव कराती हैं। फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है। हर साल उन्होंने करते हैं। ये हम फोटोग्राफर्स के लिए एक लवली बेस्ट प्लेटफॉर्म है टू शोकेस आवर इमेजेस। पूरे साल भर हम लोग बहुत सारे फोटोज लेते हैं। उसके बाद एक तो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए जहाँ पे हम अपना छवि का ये फोटोग्राफ्स का प्रदर्शन कर सके। तो उन्होंने बहुत हेल्प करते हैं हम फोटोग्राफर्स लोगों को। ये और सबसे बड़ी बात है, ये प्रेस्टिजियस जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में ये बहुत पुराना एक गैलरी है, बहुत प्रेस्टिजियस है, जहाँ पे हम लोगों को ये मौका मिल रहा है प्रदर्शन करने के लिए। और बहुत सारे देश विदेश से बहुत दर्शक आते हैं ये देखने के लिए। ये हमारे लिए बहुत प्राउड एक मोमेंट है। प्रदर्शनी में झूमा दत्ता की चर्चित फोटोग्राफी सीरीज फाउंड माई पैराडाइज नॉर्वे, हेड इन द क्लाउड्स लद्दाख, द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड आइसलैंड और नेचर्स कलर पैलेट कजाकिस्तान की शानदार तस्वीरें दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। ये फोटोग्राफी प्रदर्शनी 28 जनवरी से 2 फरवरी 2026 तक आम जनता के लिए खुली रहेगी। प्रदर्शनी रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक देखी जा सकती है। आयोजकों ने सभी कला और फोटोग्राफी प्रेमियों से इस प्रदर्शनी को देखने की अपील की है। बहुत सारे फोटोग्राफर्स है, सबका काम यहाँ पे देखने को मिलता है। हम लोग भी बहुत सीखते हैं दूसरों के काम देखने से, और बहुत यंग जनरेशन्स आते हैं, वो लोग भी ये सब देख के काम सीखते हैं, हमारे जान पहचान बढ़ते हैं। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हर साल ये एक फेस्टिवल होता है, मिलने जुलने, सबसे बातें करने का और मिलने का, और बहुत कुछ होता है। बहुत एंजॉय करते हैं। ये पूरा एक वीक हम लोग यहाँ पे रहेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। सबको मैंने इनवाइट करती हूँ कि आप आओ और देखो किस तरह का आर्ट का प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है। आप सब आओ, हम लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।